हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की शिक्षण अधिगम की जो क्लास है वो लेकर के आई हूँ। और आज की जो क्लास रहेगी इसमें आपके 2019 से लेकर 2022 तक के जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जो आपकी पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपके 2016 से लेकर 2018 तक के जो क्वेश्चन पेपर थे शिक्षण अधिगम के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर आपको वो क्लास मिल जाएगी, आप वहाँ से अपने उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा? एनएल गेज, रायबर्न, बीओ स्मिथ या सीकॉर्ड? तो ये कथन आपका कहा गया है बीओ स्मिथ के द्वारा। इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला आपका प्रश्न है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में या पद्य शिक्षण में? आगमन विधि को ध्यान रखना, ये जो आगमन विधि होती है ये हमें लेके जाती है उदाहरण से नियम की ओर, और हम जब उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे तो इसका हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं व्याकरण में। ठीक है, जब व्याकरण शिक्षण कराते हैं तब वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। पहले एग्जाम्पल देते हैं उसके बाद नियम। ठीक है, ये आगमन विधि की विशेषता है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति या फिर शिक्षकों की पसंद या छात्रों की पसंद? तो जो आपका श्रव्य दृश्य सामग्री का जब हम चयन करेंगे तब सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं हम विषय वस्तु की प्रकृति का। ठीक है, जिस विषय का हम अध्ययन करा रहे हैं उस विषय से जुड़ी हुई हम सामग्री ले रहे हैं या नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा विषय वस्तु की प्रकृति का। अगला आपका प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? संप्रेषण का घटक इसमें कौन सा नहीं है कक्षा के शिक्षण में? शिक्षक, पाठ्यवस्तु, अभिभावक या छात्र? तो शिक्षक भी होंगे, पाठ्यवस्तु भी होगी और छात्र भी होंगे। आंसर रहेगा अभिभावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत? तो शिक्षक क्या करा रहे हैं? अंताक्षरी और काव्य पाठ करा रहे हैं, तो ये आएगा अभिप्रेरणा और रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें अगर हम आपकी विधि पूछे तो कौन सी विधि लगती है? यहाँ पर लगती है आगमन विधि। हम किस में जाते हैं? उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, विधि होती है आगमन विधि। और शिक्षण सूत्र बताओ कौन सा होता है? तर्कना की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। जब भी हम एग्जाम्पल से नियम की तरफ जाएंगे तो हमारा शिक्षण सूत्र लगता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। याद रखना, हम हमेशा जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं वो विशिष्ट होते हैं और जो हमारे रूल्स बन के निकल के आते हैं वो होते हैं सामान्य। ठीक है, कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र है। विधि पूछी जाए तो आगमन विधि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी है हर्बर्ट, मॉन्टेसरी, फ्रॉवेल या फ्रैंकलिन? तो ये दी गई है फ्रॉवेल ने पाठशाला को उद्यान की संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? प्रश्नोत्तर प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, प्रयोगशाला प्रविधि या पाठ्य पुस्तक प्रविधि? तो ये आता है वाद विवाद प्रविधि के अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पर बच्चा क्या है, अपने भावों और विचारों को एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर पाएगा ढंग से वाद विवाद में। अगला है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं रूसो, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु? कौन है बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मिलेगा पक्का दोबारा से। तो ये हैं आपके सुकरात। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन भी बन सकता है ये। अगला आपका 10th क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है, स्पष्टता के साथ होता है? तो संप्रेषण की प्रक्रिया सबसे अच्छी कब होगी? जब हम स्पष्ट बोलेंगे, जो सामने वाला सुन रहा है वो क्या है, उसको समझ में आएगी हमारी चीज़ें। ठीक है, तो इस पर स्पष्ट बोल सकते हैं और एक जो आवाज़ भी रहे वो भी हमारी ठीक रहनी चाहिए। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि स्पष्टता के साथ हो। मंद गति तो गलत वैसे ही है, ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलेंगे, जैसे कभी कभार आपने देखा है ना, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल जाती हूँ तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत बोल जाती हूँ। तो ध्यान रखना, तीव्र गति से होगा संप्रेषण तब भी अच्छा नहीं होगा, मंद गति से बहुत धीमे धीमे स्लो स्लो बोलेंगे तब भी अच्छा नहीं होगा, और अनेक व्यक्तियों के साथ तो ये भी आपका गलत रहेगा। सबसे प्रभावी अगर पूछा है तो क्या रहेगा? स्पष्टता के साथ।
अगला है कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या सहभागी शिक्षण। तो कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाते हैं कौन सा शिक्षण? बहुकक्षा शिक्षण। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग के साथ भी होगा, जब कोई टीचर नहीं आते हैं या फिर ऐसा भी होता है कि क्लास में जैसे आपने देखा है कोई टीचर नहीं आया तो 2-3 क्लास को एक साथ मर्ज करके पढ़ा दिया जाता है, यानी कि कक्षा को मिला दिया, बहुकक्षा शिक्षण हो गया। आगे है आपका, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है व्याख्यान कौशल, नियमन कौशल, पुनर्बलन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। क्या कर रहे हैं? प्रशंसात्मक शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, तो किस में आएगा ये? पुनर्बलन कौशल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका? सी रहेगा 12 का आंसर। 13 है कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है या उपर्युक्त सभी। शिक्षक क्या कर रहे हैं? टीएलएम का यूज़ करेंगे, और जब टीएलएम का यूज़ हम करेंगे तो देखो छात्रों को पाठ जल्दी समझ में भी आ जाएगा, उनका मानसिक विकास भी होगा, उन्हें वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगी, बौद्धिक विकास भी होगा। तो आंसर रहेगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैनर बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? फ्लैनर बोर्ड क्या है? श्रव्य, दृश्य या फिर दृश्य श्रव्य या फिर श्रव्य या दृश्य इलेक्ट्रॉनिक। तो दृश्य श्रव्य तो है नहीं, श्रव्य है नहीं। केबल और केबल फ्लैनर बोर्ड क्या होता है? सिर्फ दिखाई देता है, चित्र होते हैं इसमें, तो ये दृश्य सामग्री में आ जाएगा। अगला आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है ये भी 2-3 बार, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? इनमें कौन सा प्रकृति से प्राप्त नहीं है? कंकड़ पत्थर, मानचित्र, टहनियाँ, पत्तियाँ। तो कंकड़ पत्थर भी देखो प्रकृति से मिलते हैं, टहनियाँ भी मिलती हैं, पत्तियाँ भी मिलती हैं। क्या नहीं मिलता है? तो मानचित्र नहीं मिलेगा, और ये मानचित्र ही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर है। इसका पहला प्रश्न क्या है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है स्किनर, जैक्सन, क्रो एंड क्रो या वॉटसन। तो यह कथन आपका दिया है स्किनर ने, इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखना इसको। अगला है आपका संप्रेषण का कार्य है सूचना प्रदान करना, निर्देशित प्रसारित करना, समन्वय स्थापित करना, उपर्युक्त सभी। तो देखो सूचना प्रदान करना भी कार्य है, निर्देश प्रसारित करना भी कार्य है, समन्वय स्थापित करना भी कार्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियाशीलता का सिद्धांत सर्वाधिक बल देता है अनुकरण का, आदर्श पाठ की प्रस्तुति का, करके सीखने का, गृह कार्य करने का। क्रियाशीलता नाम में ही आ रहा है ना, क्रियाशीलता यानी कि करके बच्चा खुद सीखे, खुद एक्टिव रहे, जब वो सीख रहा है तो जल्दी सीख लेगा। तो ये किस में आ जाएगा? करके सीखने का। अगला है कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण या मौखिक संप्रेषण। तो कक्षा में जो संप्रेषण होता है वो शाब्दिक अशाब्दिक दोनों रहता है। टीचर कभी कभार क्या करते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण में क्या आता है, बस शब्द नहीं निकलते, यानी कि मुख मुद्रा हो गई या आँखों का जो संपर्क रहता है वो। तो अशाब्दिक भी संप्रेषण क्लास में होता है, टीचर आँख दिखा देते हैं ना, डांट देते हैं, आँख से बच्चा डर जाता है। तो अशाब्दिक संप्रेषण भी हो रहा है, और शाब्दिक तो आपको समझ में आ ही रहा है, टीचर एक्सप्लेन करते हैं जो चीज़ें वो शाब्दिक में आ जाएंगी। अगला है आपका 5th क्वेश्चन, आगमन विधि से संबंधित सूत्र है। देखिए वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, मिल गया क्वेश्चन दोबारा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। मैंने जस्ट अभी बताया था आगमन विधि में हम क्या करते हैं, उदाहरण से जाते हैं नियम की ओर, और उदाहरण हमारे होते हैं विशिष्ट, और विशिष्ट से नियम क्या होते हैं हमारे, सामान्य होते हैं। तो हमारा शिक्षण सूत्र क्या बनेगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में उपयुक्त विधि है पर्यटन, वर्णन, कहानी या स्पष्टीकरण। तो भाषा शिक्षण के लिए सबसे अच्छी विधि रहेगी स्पष्टीकरण, स्पष्ट करते हुए पढ़ाइए जो क्लियर रहेंगी चीज़ें। अगला है आपका गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल की क्लास में ये क्वेश्चन मिला था। गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान जो है किस पर आधारित है, तो ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित रहता है। अगला प्रश्न है प्रदर्शन युक्ति किस स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है, माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर, इनमें से कोई नहीं।
तो प्रदर्शन युक्ति में क्या है, अगर आप कोई चीज़ बच्चे को दिखाओगे तो बच्चे में क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो सीधी सी बात है, वो सीखने को तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा सदैव। जब तक बच्चे में जिज्ञासा नहीं आएगी वो सीखेगा ही नहीं। और आप जानते भी हैं बाल्यावस्था के समय बच्चे में जिज्ञासा बहुत होती है। तो प्रदर्शन विधि में हम क्या करें, कोई चीज़ें दिखाएं, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करें, और जिज्ञासा उत्पन्न करें बच्चा जल्दी सीखेगा। यानी कि कौन से स्तर पर ज़्यादा उपयोगी रहेगी ये, प्राइमरी लेवल पर, यानी कि प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है, सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है, विज्ञान में, गणित में, भूगोल में, उपर्युक्त सभी। तो सहायक सामग्री का हम सभी विषयों में प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञान में देखो प्रयोगात्मक चीज़ें कराएंगे, बहुत सारी सहायक सामग्री यूज़ होगी। गणित में भी आपका बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं सहायक सामग्री के रूप में। भूगोल में मानचित्र वगैरह आ जाएगा। तो इन तीनों में ही प्रयोग करेंगे। आंसर रहेगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है समूह कार्य से, प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्यान द्वारा या कहानी द्वारा। कल्पना शक्ति कैसे विकसित होगी, तो कल्पना विकसित हो सकती है जब हम बच्चों को स्टोरी सुनाए। जैसे दादी नानी कहानियाँ सुनाती होंगी ना बचपन में, तो क्या होता था, जब वो स्टोरी सुनाती थी, जो वो कहानी सुना रही हैं, हम उससे आगे की कहानी खुद ही अपने माइंड में बनाने लगते थे। तो कल्पना शक्ति विकसित कहाँ से होगी सबसे ज़्यादा, कहानी के द्वारा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही, उपर्युक्त सभी। तो संप्रेषण के घटक आपके 3 घटक होते हैं। पहला है प्रेषक, दूसरा संदेश और तीसरा ग्राही। आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता हैं फ्लैंडर्सर, सी एलन, एनएल गेज, स्किनर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ध्यान रखना। 2-3 बार पूछा गया है, वेरी शॉर्ट में भी आया हुआ है। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति जो है इसके जन्मदाता हैं एलन, सी एलन है इनका नाम। अगला है, पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु है प्रस्तावना, प्रश्न, उद्देश्य कथन, काठिन्य निवारण या व्याख्यान। तो पाठ्य प्रस्तावना जो है आपके सर ने इसको क्लियर किया भी था। इसका प्रथम जो आपका चरण होता है, प्रथम बिंदु होता है, वो होता है प्रस्तावना, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे डालते हैं जो बच्चे को उनके पहले की चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे को पहले की चीज़ें आती हैं या नहीं। तो प्रस्तावना में हम पूर्व ज्ञान की जानकारी लेते हैं। ये भी कल आपका पूछा गया था, ध्यान रखना। पूर्व ज्ञान की जानकारी ली जाती है प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कितने चरण होते हैं। शिक्षण के कितने चरण होते हैं, 1, 3, 2, 4। तो शिक्षण के 3 चरण होते हैं। पहला चरण रहता है पूर्व क्रिया, दूसरा रहता है अंतः क्रिया और तीसरा रहता है उत्तर क्रिया। पूर्व क्रिया में शिक्षक जो खुद पहले से अपना थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है शिक्षक को, तो वो पूर्व क्रिया में आ जाएगा। जो भी प्लान बना रहे हैं कि हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो जो पहले से प्लान बना रहे हैं वो सारी चीज़ें पूर्व क्रिया में आ जाएंगी। अंत्य क्रिया जो क्लास में शिक्षक और छात्र के बीच में होगी। और इसके बाद आपकी उत्तर क्रिया रहेगी, जिसमें जो शिक्षक हैं वो क्या करते हैं, मूल्यांकन करते, कुछ प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, शिक्षण में अगर कितने घटक पूछे जाएं या कितने लोग होते हैं, ये तो वहाँ पर आपके घटक में आ जाएंगे 3, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु। घटक में ये आ जाएंगे। ठीक है, घटक में भी 3 घटक हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु। अगला प्रश्न है, दृश्य सामग्री है ग्रामोफोन, चलचित्र, श्यामपट्ट या लिंगवा फोन। तो दृश्य सामग्री कौन सा है, श्यामपट्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या रहेगा, 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये। पहला प्रश्न है आपका, ब्लूम के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो आपका उद्देश्य है वो तीनों ही हैं। आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी, ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी और क्रियात्मक भी है। अगला प्रश्न है, साविद्या या विमुक्तीय शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। तो साविद्या या विमुक्तीय जो आपका माना गया है, ये आदर्शवादी विचारधारा के लोग मानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान सिद्धांत आधारित शिक्षण सूत्र है। देखिए रिपीट हो गया ना प्रश्न आपका, ध्यान रखना। इसको कौन सा है, सूक्ष्म शिथिल, ज्ञात अज्ञात, पूर्ण से अंश या फिर विशिष्ट से सामान्य। तो ये है आपका पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र। विशिष्ट से सामान्य जो सूत्र रहता है, क्या रहता है, ये किस विधि पर आधारित है। तो ये विधि होती है आगमन विधि, और इसमें हम कैसे चलते हैं, एग्जाम्पल से चलते हैं, रूल की तरफ, ध्यान रखना। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है, यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए रूल से एग्जाम्पल की तरफ आ जाए वापस, तो ये हो जाएगा निगमन, और इसमें जो सूत्र लगेगा वो लगेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। जब रूल से, नियम से उदाहरण की तरफ आते हैं तब।
ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव पढ़े हुए होंगे आपके। अगला है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसका कथन है? जॉन डीवी, एडम्स, रेमंड या फिर एंडरसन। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन है आपका जॉन डीवी का, और द्विध्रुव बताए गए थे एडम और रॉस के द्वारा। ठीक है, द्विध्रुव जो हैं ये भी बताए गए हैं एडम और रॉस के द्वारा। तीन ध्रुवी बताई है जॉन डीवी ने। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? कम्युनिस, कम्युनिकल, कम्युनिकेशन या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका शिक्षण संप्रेषण शब्द है ये उत्पत्ति हुई है कम्युनिस से, यानी कि ऑप्शन रहेगा 1 ऑप्शन। संप्रेषण के प्रकार हैं 4, 2, 1, 3। तो संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? शाब्दिक और दूसरा क्या हो जाएगा? अशाब्दिक। ठीक है, संप्रेषण के कितने घटक होते हैं? तब आपका आंसर आना चाहिए 3, प्रेषक, ग्राही और संदेश। यहाँ प्रकार पूछे गए हैं और प्रकार कितने हैं? 2। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रॉवेल, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक या पेस्ट्रोलॉजी। तो आंसर रहेगा आपका किलपैट्रिक। ठीक है, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो ये थे जॉन डीवी। जॉन डीवी ने शुरुआत की थी, बाद में इसको चरम सीमा तक लेके गए थे आपकी किलपैट्रिक। ठीक है, जॉन डीवी भी ऑप्शन मिला था एक बार, तो वहाँ पर जॉन डीवी चूज़ किया था। और फिर आपका एग्जामिनर क्या चूज़ कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन सही मान रहे हैं या एक मान रहे हैं, फिर वो ही जाने। तो यहाँ पर तो जॉन डीवी है नहीं, तो किलपैट्रिक आपका आंसर हो जाएगा। जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। सबसे पहले परियोजना विधि के बारे में जो चर्चा की थी वो किसने की थी? जॉन डीवी ने। ठीक है, इनके शिष्य जो थे किलपैट्रिक, इन्होंने आगे बढ़ाया। अगला है निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, इनमें कौन सा सामान्य सिद्धांत नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिमाण का सिद्धांत। तो देखो क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है, रुचि का सिद्धांत भी है, नियोजन का भी है, कौन सा नहीं होगा? परिमाण या परिणाम का सिद्धांत। और ये क्वेश्चन भी कल आया हुआ था आपके 2018 में आया था या 17 में, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन ये कल क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया है। अगला है कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? कौन कौन सी? कल्पना और तर्क शक्ति का विकास। व्याख्यान प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, खेल प्रविधि या कहानी प्रविधि। कल्पना ऐड हो गया है तो आपको परेशान होनी नहीं है, सीधे सीधे क्या मिलेगी यहाँ पर? कहानी प्रविधि। ठीक है, हाँ, कल्पना और तर्क शक्ति का जो विकास है वो कहानी प्रविधि के माध्यम से हम कर सकते हैं। आंसर रहना चाहिए आपका 4 ऑप्शन। अगला है सुकराती प्रविधि किसको कहते हैं? कहानी प्रविधि को, प्रयोग प्रविधि को, प्रश्नोत्तर प्रविधि को या विश्लेषण प्रविधि को। तो आपके जो सुकरात थे इन्होंने कौन सी प्रविधि दी थी? प्रश्नोत्तर दी थी, और इस प्रश्नोत्तर प्रविधि को ही हम कौन से नाम से जानते हैं? सुकराती प्रविधि के नाम से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है शिक्षक, शिक्षार्थी, प्रधानाचार्य या पाठ्यक्रम। यहीं से नाम क्लियर हो रहा है, शिक्षक केंद्रित। तो केंद्र बिंदु कौन रहेगा? शिक्षक रहेगा। और यहीं पर अगर छात्र केंद्रित पूछ लिया जाए तो केंद्र बिंदु कौन हो जाते हैं? छात्र हो जाते हैं। उस कंडीशन में जो केंद्र रहेंगे वो कौन रहेंगे? छात्र रहेंगे। अगला आपका प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं डी एलन, स्किनर, बी के पासी, रायबर्न। तो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कौन है? एलन है। अगला है पाठ्य प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है पाठ्यक्रम, परिवार, पूर्व ज्ञान या पाठ। जस्ट अभी बताया था जब प्रस्तावना की बात आती है वहाँ पर हम किस पे जाते हैं? पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने पे। तो आपका आंसर क्या रहेगा? पूर्व ज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 14 क्वेश्चन है व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं मूक, सक्रिय, निष्क्रिय, इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्यान विधि में पता है आप सभी को, जब हमारे खुद के टीचर्स लेक्चर देते तो हम लोग क्या कहते थे? देखो कितना लेक्चर दे रहे हैं, यानी कि हम क्या होते हैं वहाँ पर? एक्टिव नहीं रहते हैं, सक्रिय नहीं रहते हैं, यानी कि क्या रहते हैं? फिर निष्क्रिय हो जाते हैं, एकदम बोर होने लगते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि में जो छात्र रहेंगे वो निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है अधिगम का अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना, उपरोक्त सभी। अधिगम का अर्थ पूछा है यहाँ पर, तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? देखो शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षण का अर्थ क्या होता है? सॉरी गलत बोल गई। अधिगम का अर्थ है सीखना और शिक्षण का अर्थ है सिखाना। ठीक है, तो अधिगम का अर्थ हो जाएगा सीखना और शिक्षण का अर्थ हो जाएगा सिखाना। जो मुख्य अर्थ है वो आपका क्या रहेगा? अधिगम का सीखना।
ठीक है। ये लक्ष्य प्राप्त करना, व्यवहार करना, ये इनडायरेक्ट रहेंगे। ऐसे कल भी कहीं प्रश्न आया था आपका, वहाँ शिक्षण का मुख्य अर्थ पूछा था। मार्गदर्शन करना शायद मुझे याद है, और किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा भी था कि मैम डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी तो आपको भटकाने के लिए ऑप्शन दिया ही जाएगा, क्योंकि बाकी के सारे सेम लग रहे हैं, पर आपसे मुख्य अर्थ पूछा जा रहा है, तो मेन अर्थ क्या निकल रहा है आपको वो आंसर देना है। अधिगम में व्यवहार करना भी आएगा, लेकिन अधिगम होता क्या है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए डी ऑप्शन नहीं होगा। उपर्युक्त सभी नहीं, हर बार आपका डी ऑप्शन सही नहीं रहेगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो आपके 2022 तक के क्वेश्चन पेपर लगभग सारे के सारे हो गए हैं। 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था वो मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, हुआ नहीं है। हुए तो ये थे ही नहीं, बैक पेपर हुए थे 2020 और 21 में, तो ये 21 का जो पेपर है वो मुझे मिला भी नहीं। अगर कभी मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर करा दूंगी ये वाला। टोटल आपके 2016 से लेकर 2018 तक के, सॉरी 2016 से 2020 तक के जितने भी प्रश्न पत्र थे, सभी के मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दिए हैं आपके शिक्षण अधिगम के, और बाल विकास के भी करा दिए। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। और प्लीज़ क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा क्लास को। मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।